ओके गाइस, ये 3D का कंटिन्यूएशन है डीआरएस और डीसीएस वाला पार्ट का। लास्ट क्लास में इससे पहले तक किया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन है, इफ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशन हैज डायरेक्शन कोसाइंस। देखो क्लियर मेंशन किया गया है कि ये जो है ये सारा कोसाइन डीसीएस है। ठीक है गाइस, हम लोग जानते हैं कि अगर ये डीसीएस है तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये डीसीएस है तो बाय प्रॉब्लम हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं डीसीएस का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1 होता है। एंड साथ ही साथ इसको ये भी डीसीएस है, एल प्लस डेल एल प्लस एम प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन होल स्क्वायर। ये भी डीसीएस है तो इसका भी स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1 होगा। गाइस अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या कुछ इस तरह का कुछ टर्म मिलेगा आपको, 2l डेल एल प्लस m डेल m प्लस n डेल n इक्वल्स टू 1। ये लिख सकते हैं हाँ या ना। अच्छा एक और टर्म होगा जो मिस हो गया लिखना मेरा, प्लस डेल एल का होल स्क्वायर। मैंने सिमेट्रिकल टर्म को पेड करके लिखा है, ठीक है। अब जब ब्रेक करोगे तो आपको ये सभी टर्म मिलने वाला है, इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं हाँ या ना, ये लिख सकते हैं गाइस। इसका वैल्यू हो गया 1, ये 1 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन प्लस अच्छा ये 1 को और ये 1 को मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑड हो जाएगा। ये हो गया प्लस डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेन डेल एन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 डेल एल का होल स्क्वायर प्लस डेल एम का होल स्क्वायर प्लस डेल एन का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ ओके फाइन। हाँ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है, शो दैट द स्मॉल एंगल डेल्टा बिटवीन द टू। गाइस अगर दो लाइन का डीसीएस अगर दिया हुआ है और उन दोनों के बीच का एंगल अगर डेल्टा है, तो अगर आपको पता होगा कि एंगल कैसे निकालते थे, जब दो लाइन का डीसीएस पता होता था तो एंगल निकालने का फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर याद होगा तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये प्रीवियस वाले वीडियो में देखना, उसमें था ये, है ना। तो यहाँ पे आपका L1 M1 N1 का काम ये कर रहा है और L2 M2 N2 का काम ये कर रहा है। तो गाइज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इंटू एल प्लस डेल एल प्लस M इंटू एम प्लस डेल एम प्लस N इंटू एन प्लस, सॉरी ये मिसप्रिंट है, ठीक है, L प्लस डेल एल है ये, ठीक है। ये मैंने गलती से N डेल एन लिख दिया, ये सिर्फ डेल एन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप जब इसको पेड करोगे आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का एक सेट ऑफ टर्म्स मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन, ठीक है। ये गाइस 1 है हमारा, माइन प्लस, और इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है, इसका नंबर, इसको नंबर 2 नाम दे दो गाइस, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे -12 डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल एम का स्क्वायर प्लस डेल एन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक क्लियर है गाइस। हाँ। यहाँ से क्या, अगर ये इसको यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर। ये हो सकता है,
आप ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके जाओ और कॉस को इधर लेके और फिर 2 को उड़ा के फेंक दो इधर, तो आप देखोगे आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। मिलेगा हाँ या ना? ठीक है, मिलेगा। इसको ध्यान से देखो, ये स्टेप से ये जो आपका है ये कॉस डेल थीटा के बराबर है। ठीक है, कॉस डेल थीटा, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैसे आया? मैंने बोला आप ये पूरा टर्म को इधर लेके आओ और कॉस डेल थीटा को इधर लेके जाओ, और जो बाई 2 है ये वाला उसको उड़ा के राइट हैंड साइड में फेंकोगे, आपको यही मिलेगा। ठीक है, देखो सर ये कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वो डेल एल क्यू किया, मतलब वो यही तो फॉर्मूला बताया। दो लाइन का डीसीएस जब पता होता है तो कॉस थीटा एंगल निकालने का तरीका कॉस थीटा L1 इंटू प्लस M1 इंटू प्लस सर N1 इसमें इंटू L1 को एल लिए और L2 को ये लिए जो ये L1 M1 N1 है और ये L2 M2 N2 है। ओ ठीक है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 ये होगा। हो गया या नहीं बोलो? तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? यहाँ पे हमारा डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर। ठीक है, डेल एन होल स्क्वायर यहाँ पे 2 है। ओके अच्छा गाइज, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है कि डेल थीटा जो है वो स्मॉल एंगल है। ये वर्ड के ऊपर नोटिस कर रहे हैं? डेल थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है। गाइज अगर किसी स्मॉल एंगल को अगर आप हाफ कर दोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा नहीं हो जाएगा? भाई स्मॉल का तो और स्मॉल हो गया। नहीं समझा क्या बोल रहे? डेल थीटा स्मॉल एंगल था, स्मॉल एंगल का अगर आप हाफ करोगे तो वो और स्मॉल नहीं हो जाएगा? तो रूल ये बोलता है, देखो यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे ये 4 ऑलरेडी है, ये 4 और ये वाला जो पार्ट है ये बच जाएगा डेल्टा थीटा बाय होल स्क्वायर। साइन वहां से गायब हो जाएगा। इसका रीजन हम लिख रहे हैं डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन होगा सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल, therefore sine of delta theta by 2 will be equals to delta theta by 2। जब साइन के सामने का एंगल बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो आप साइन को इग्नोर करके आप सीधा जो एंगल है आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बहुत रेयर प्रॉपर्टीज है जो ये सब यूज जनरली होता नहीं है, स्टूडेंट इसीलिए इसमें कंफ्यूज रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस हमारा? अब क्या प्रूफ आया हमारा? देखो तो हाँ सर एक बार प्रूफ आ गया। रिपीट कर देंगे क्या? आपका आवाज थोड़ा टूट गया था। अच्छा अब देखो, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर अभी ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर देखो क्वेश्चन में जैसे मेंशन किया है ना कि यहाँ पे जो डेल्टा थीटा एंगल है वो स्मॉल एंगल है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि वो स्मॉल है। तो अगर एंगल स्मॉल है, देखो एक तो डेल्टा थीटा स्मॉल है, फिर डेल्टा थीटा का यहाँ पे हाफ किया हुआ है, देख पा रहे हो? तो जाहिर सी बात है वो और स्मॉल हो गया, हाँ है ना? स्मॉल मतलब वो वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, तो डेल्टा थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल। तो क्योंकि यहाँ पे डेल्टा थीटा स्मॉल है और अगर साइन टैन कॉस कुछ भी हो उसके सामने अगर कोई बहुत ही स्मॉल एंगल लिखा होता है तो रूल ये होता है कि आप ये ट्रिगो को इग्नोर करके ये जो यहाँ पे मैटर है आप इसको सिर्फ ले सकते हो। अगर एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो बहुत ही नेग्लिजिबल हो, समझा? क्योंकि डेल्टा थीटा स्मॉल था, स्मॉल का फिर हाफ कर दिया तो वो और छोटा हो गया, तो यही रीजन है, ये रीजन आपको साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप साइन को इग्नोर करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस? हमारा फाइनली क्या ठहरा? यहाँ पे हमारा ठहरा 4 डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू डेल एल होल स्क्वायर प्लस
डेल m होल स्क्वायर प्लस डेल n होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हुआ और आपका रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। सम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देके आपको अच्छे से फिर से समझना है इसको दोबारा से, ठीक है। सर ये स्मॉल है, इससे रिलेशन में साइन कैसे कैंसिल हो गया? एंगल जब, वही तो मैंने समझाया, अगर तुम्हारा जैसे साइन है, ठीक है, और ये जो थीटा एंगल है अगर ये वेरी स्मॉल है तो ये इक्विवेलेंट टू हो जाता है थीटा। अगर साइन टैन कॉस कुछ भी हो और यहाँ पे जो एंगल लिखा अगर ये वेरी स्मॉल है, जैसे यहाँ थीटा देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था ना कि ये स्मॉल एंगल है, और फिर हम लोगों के कैलकुलेशन की वजह से ये डेल्टा थीटा का फिर हाफ भी हो गया, तो ये स्मॉल से क्या वेरी स्मॉल नहीं हो गया। तो जब भी साइन टैन कॉस के पास जो एंगल है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे ये साइन टैन कॉस हट जाएगा और ये एंगल के बराबर हो जाएगा, जो भी एंगल होगा वो उसका वैल्यू कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम है गाइस, ये काफी बार आता है, सिर्फ स्कूल लेवल पे ही नहीं, कॉलेज में भी अगर किसी का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है तो ये सम्स को काफी बार देखा गया है कि वो लोग एग्जाम में दे देते हैं ये सम को, तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पैटर्न का सम हम लोगों ने कल किया था, एक मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को और एक सामने करवाया था। यहाँ है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डीसीएस, देखो ये वर्ड क्लियर मेंशन कर दिया डीसीएस है तो एलिमेंट डीसीएस गिवन बाय द रिलेशन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, मतलब जो स्ट्रेट लाइंस है उसका डीसीएस इससे कनेक्टेड है, ये दो रिलेशन से कनेक्ट, तो बोल रहे हैं वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा और पैरेलल होगा अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस पहले आप इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दो। आप लोगों को याद होगा कल जैसे मैंने कराया ये सम को, तो यहाँ पे दो रिलेशन आपको गिवन है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 1 नाम दो। दूसरा वाला है आपका एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से मैंने क्या बोला था, किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो। मान लो अगर मैंने n का वैल्यू निकाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एल प्लस बी एम बाई सी, ये होगा, ये होगा गाइस। अब ये जो आया वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू माइनस ए एल प्लस बी एम बाई सी इन टू। आप जब इसको 2 में पुट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस एफ एम ए एल प्लस बी एम बाई सी माइनस जी एल ए एल प्लस बी एम बाई सी प्लस एच एल एम, ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, सी वगैरह ये सब का एलसीएम लोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा, ए जी एल स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच एल एम प्लस बी एफ एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जब ब्रैकेट को खोलोगे आपको यही मिलने वाला है, अल्टीमेटली मिलेगा। हाँ सर आ गया। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे एल स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों ही प्रेजेंट है। प्रीवियस केसेस में अगर आप लोग नोटिस करोगे ऐसे स्क्वायर में नहीं होता था स्क्वायर, तो जब भी आपको ऐसा स्क्वायर वाला आ जाए कि दो एल और एम जिसका वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं अगर वो दोनों ही स्क्वायर में प्रेजेंट है दो, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले टर्म को हम लोग m से फ्री करेंगे, क्योंकि गाइस हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, जो वेरिएबल होता है लास्ट टर्म में वेरिएबल नहीं होता है, राइट। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ मुझे m नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग m को ही कैलकुलेट करें, तो क्या करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को m स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप m स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये आपका क्या ठहरेगा, ये l बाई एम होल स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस बी जी माइनस सी एच, ये बाई एम से करोगे तो ये एल बाई एम हो जाएगा प्लस बी एफ
m स्क्वायर कट गया, ये होगा क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखो क्वाड्रेटिक ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना, क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो इसको क्या बोलेंगे गाइस? क्वाड्रेटिक इन एल बाई एम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक हाँ सर। इन एल बाई एम। तो गाइस अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है इसका दो रूट्स भी एग्जिस्ट करता होगा, है ना। लेट इट्स टू रूट्स बी L1 by M1 एंड L2 by M2 ले सकते हैं। गाइस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है C by A, याद है। सम ऑफ द रूट होता है माइनस B by A और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है C by A, याद है क्वाड्रेटिक में। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूं L1 by M1 इंटू L2 by M2, ये कितना हो जाएगा? C by A। C कौन है आपका? BF। A क्या है आपका? AG। तो ये क्या हो जाएगा? BF by AG। ये होगा हाँ या ना? पहले मुझे समझाओ। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मैंने सम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, सम ऑफ द रूट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि गाइस जो प्रूफ में टर्म्स दिखा रहा है मेरे को, यहाँ देखो F by A, G by B, H by C, इसके वजह से मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अभी उसका रीजन आप लोगों को आपको बेटर समझ आएगा। देखो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L1 L2 by BF इज इक्वल टू M1 M2 by AG, ये लिख सकते हैं हाँ या ना? इसको मैं फर्दर ऐसे लिखूं तो चलेगा, L1 L2 F by A M1 M2 G by B, ये लिख सकता हूँ हाँ या ना? क्या इससे ये रिटर्न आ जाएगा? इससे ये रिटर्न आएगा? आ जाएगा। ये आइडिया कहाँ से आ रहा है गाइस? ये सीधा सिर्फ मेरे दिमाग में ये प्रूफ है, इसी को देख देख के मेरे को याद आ रहा है मुझे F by A लिखना है या G by B लिखना है। ठीक है, ओके। जैकेट पहन लो अंजू। ओके, अब इसके बाद क्या है गाइस? ये L1 L2 by F by L1 L2 by F by A M1 M2 G by B। तो गाइस अगर मैं इसी तरह से मैं बोलूं, अगर मैं N1 N2 अगर मैं बोलूं, कर लो अंजू, मम्मी कुछ बोलते तो। ओके, अब देखो गाइस अगर मैं सिमेट्री मेंटेन करूं, देखो यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C। तो ये कैसे लिखा? यहाँ आप लिखोगे बाई सिमेट्री। क्या लिखोगे? बाई सिमेट्री, कि मैंने दूसरे को देख के बाकी दो टर्म्स को देख के हमने तीसरा वाला डिसाइड किया कि हमें क्या लिखना है। क्लियर है? सर ये सिमेट्री आप सीधा जो प्रूफ करना था उससे निकाल लिए ना? नहीं नहीं मेरे भाई, मैंने यहाँ से निकाला। इधर देखो L1 M2 के नीचे F है ऊपर वाला, हाँ। M1 M2 के नीचे G है, तो जाहिर सी बात है N1 हाँ। M2 के नीचे क्या H आएगा, F G H अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर इसमें A है में B है तो इसमें क्या C आएगा। वो प्रूफ के साथ भी मैच कर रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री जब लिखते हैं तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी टर्म्स प्रेजेंट है उसके हेल्प से कोई दूसरा टर्म को लिखना, उसको बोलते हैं सिमेट्री। अच्छा, ओके। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है सबको? ओके, अब यहाँ से अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मुझे L1 L2 M1 M2 और N1 N2 का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर मैं इसको कुछ मान लूं लैम्डा फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको मान लूं लैम्डा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि L1 L2 का वैल्यू क्यों लैम्डा ले रहे हैं, इसका रीजन अभी पता चलेगा। F by A M1 M2 का वैल्यू है लैम्डा G by B और N1 N2 का वैल्यू है लैम्डा H by C। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया गया था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इफ सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर,
गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो गाइस जब परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं ना कि डीआरएस या डीसीएस का दोनों का ही प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है, याद है, ये लास्ट क्लास ही बताया, n1 n2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करूं और लैम्डा को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ड्रॉप कर दूं तो क्या मेरा प्रूफ आएगा? यहाँ से अगर मैंने कॉमन ले लिया और लैम्डा को इस साइड में ड्रॉप कर दिया, हमने इधर ड्रॉप कर दिया, तो हमारा क्या फाइनल आंसर क्या आएगा? f by a plus g by b plus h by c equals to 0, ये होगा, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? हाँ सर। ओके, ये हुआ फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें बोला गया था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये चीज होगा। यहां तक समझा पाया मैं आप लोगों को? सबको क्लियर हो गया? ओके। हाँ सर। सेकेंड वाले पार्ट में बोला है कि अगर ये पैरेलल है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो गर्ल्स 3D के केस में अगर आप लोग अगर आप देख रहे हो तो अगर पैरेलल होता है, अच्छा एक चीज और आप लोग समझ लो, दो लाइंस जब पैरेलल होता है तो उसका डीआरएस और डीसीएस बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम होगा। क्या होगा? डीआरएस और डीसीएस बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम होगा। दो लाइन कभी भी अगर पैरेलल बोला जाता है तो उनका डीआरएस या डीसीएस बिल्कुल डिट्टो सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर डीआरएस अगर सेम होता है, सेम का मतलब क्या, लेकिन हम लोग अगर क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखें तो सेम रूट्स होने का क्या मतलब होता है गाइस? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। लाइंस पैरेलल है इसका मतलब उनका डीसीएस इक्वल है, लेकिन क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। नेचर ऑफ द रूट जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसमें सिखाता था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल, और इक्वल टू 0 होता था तो रियल एंड इक्वल, है ना? ये तो सिखाते थे ना। हाँ। तो यहाँ पे बोला है सिंस द लाइंस आर पैरेलल, since the lines are parallel, so their DCS are same, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे this is possible only when the roots of the equation, इसको नंबर 3 नाम दे दो गाइस, the roots of the equation 3 are equal। तो रूट्स इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है गाइस? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कौन है आपका? ये b स्क्वायर माइनस 4a कौन है आपका? ये, और c कौन है आपका? b है। ये क्लियर है गाइस? अब इसको आप ब्रेक करो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2abfg प्लस 2bc, क्योंकि c नेगेटिव है तो 2bchg माइनस 2ca, तो 2acfh माइनस 4abgf, ठीक है। क्या इससे प्रूव आ जाएगा हमारा? लग तो रहा है। ए स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया है, बी स्क्वायर जी स्क्वायर भी आ गया है, प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया है, प्लस 2abfg माइनस हाँ सर। माइनस 4abgf है सर? ओ नहीं, वो तो है ही। अरे ऑलरेडी पहले से हाँ ये 4ab, नहीं तो ये फिर माइनस हो गया ना, ये तो माइनस हुआ, ये माइनस होगा यहाँ पे, इसके साथ ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस होगा, और बाकी तो सब ठीक है। 2bchg माइनस 2acfh इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये दोनों केस समझ आ गया आप लोगों को?
हाँ सर। परपेंडिकुलर पैरेलल। अब देखो गाइस, इसी का एक दूसरा इसी के ऊपर बेस्ड करके ये एक और समय जो आप लोग होमवर्क पे करोगे, सिमिलर टेक्निक होगा, सेम वे में आपको सॉल्व करना है सबको, ठीक है। सॉल्व नहीं होने पे मेरे को बोल सकते हो, हम फिर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखा भी देगा, अगर नहीं हुआ बाय चांस तो, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइप होगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, पैरालेलोपाइप आर ABC उसका एज है, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द फोर डायगोनल्स आर गिवन बाय cos इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा ओके, सबसे पहले हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइप बना है। रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइप का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? बॉक्स, कभी कभी इसको लिखते हैं टैंक, ठीक है, टैंक। ओके, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों का इंतजाम कर लेना होगा पहले से, क्योंकि अगर एक्सिस ठीक से डिफाइन नहीं होगा तो आप कोऑर्डिनेट सही से पकड़ नहीं पाओगे। एक्स, ये जेड, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। गाइस ये कैसे बनाते हैं हम लोग? ये हम लोग जानते हैं इसको। अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे बनाने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होगा। ऐसे बना सकते हैं, इस लाइन को ऊपर कर दो, ये आपका जेड एक्सिस की तरह एक्ट करेगा। ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे, ये आपका एक्स एक्सिस की तरह एक्ट करेगा, ये जेड है, और ये आपका वाई एक्सिस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है गाइस, है ना। यहाँ पे सबका नाम दे दे, A B C, ठीक है। ये जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट था ABC, और जो बाकी एक्सिस के ऊपर नहीं है, P Q R और ये S, ठीक है गाइस। क्लियर मेंशन किया गया है कि ये जो एजेस है वो ABC है, एजेस जो है वो ABC है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एज है उसका लेंथ है A, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A00 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर तो सिर्फ A ही रह सकता है ना। Y एक्सिस के ऊपर B है, तो ये होगा 0 फॉर B 0, और Z एक्सिस के ऊपर C है, तो ये हो जाएगा 0 0 C। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, Q जो है वो Q कौन सा प्लेन के ऊपर है? वो XY प्लेन के ऊपर है, तो क्या होगा इसमें? सिर्फ X और Y वाला ही चीज रहेगा, Z वाला 0 होगा। R जो है वो YZ प्लेन पे है, तो X 0 होगा, आपका Y और Z वाला ही एग्जिस्ट करेगा। S कौन सा प्लेन पे? X और Z प्लेन पे है, तो यहाँ पे A 0 C। ये क्लियर है? और इसके बाद है आपका P पॉइंट। P पॉइंट क्या है? ये ना ही X एक्सिस पे, ना ही Y एक्सिस पे, ना ही ये प्लेन के ऊपर है, ये बाहर में, ये 3D ऊपर की तरफ है, तो ये ABC इसका कोऑर्डिनेट होगा। और ये तो आप लोग जानते हैं, ये ओरिजिन है, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं, ये O लिखो, ये 0 0 0 होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिगर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यही मेन है, सब इसी से भी निकाला जाएगा। आप यहाँ पे क्या बोला गाइस? इनका जो 4 डायगोनल्स है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका डायगोनल्स कौन कौन है। क्लियरली इसमें डायगोनल्स कौन कौन है? क्लियरली OP एक डायगोनल है, AR दूसरा डायगोनल है, CQ तीसरा डायगोनल है, BS आर द 4 डायगोनल्स। ये होगा डायगोनल्स, देखो तो, ये इसका डायगोनल्स है, OP AR CQ BS। तो गाइस क्या बोला है? डायगोनल्स के बीच का एंगल वो होगा जो प्रूव करने को उसने दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं एंगल निकालने के लिए हम लोगों को DRS पता होता है, तो हम लोग एंगल्स बहुत अच्छे जल्दी से निकाल पाते हैं, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे DRS किसका किसका चाहिए? 2 डायगोनल्स के बीच का एंगल सबसे पहले निकालना हो, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ OP और AR के बीच का डायगोनल, तो उसके लिए मुझे OP और AR का DRS चाहिए होगा, है ना। DRS ऑफ OP का DRS क्या होगा गाइस, बोलो तो? O और P में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये ABC होगा।
देखो ओपी हाँ का सर। डीआरएस। ओके, उसके बाद मुझे डीआरएस चाहिए एआर का। तो एआर का डीआरएस क्या हो जाएगा गाइस? एआर का डीआरएस हो जाएगा माइनस ए -ABC। बी सी, ये होगा। ठीक है, अच्छा डीआरएस सबका ही निकाल के रख दे, देखते हैं जिसका सर जो ओपी जरूरत का पड़ेगा। एबीसी कैसे हुआ? 0 0 0 है तो तुम अगर करेगा ए ओ माइनस जीरो, हाँ बी माइनस जीरो, सी माइनस हाँ जीरो, हाँ सर। बात समझा? ओ ठीक है सर। वो तो ओरिजिन है, वो तो तुमको पता ही है, बाय डिफॉल्ट वो 0 0 0 है। ओके ओके, डीआरएस और सी क्यू। तो सी क्यू का डीआरएस क्या हो जाएगा? सी क्यू का डीआरएस हो जाएगा ए A, B, माइनस 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 बी, हाँ ए कॉमा माइनस बी और सी। और डीआरएस ऑफ बीएस क्या हो जाएगा? सर A, B, -C होगा ना? इसका CQ का ना? सीक्यू का हाँ। कैसे? नहीं सीक्यू का ठीक ही है। सॉरी सॉरी, अच्छा। सीक्यू का, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरा गलती हो रहा है। सीक्यू का सॉरी, मेरा गलती है। सीक्यू सीक्यू का होगा ए A, B, -C। कॉमा बी कॉमा माइनस सी, मेरा मिस्टेक है। और पीएस का हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी और सी, है ना? ओके हाँ गाइस, सर। हम लोगों को बोला था इनके इफ द एजेस ऑफ दिस प्रूव दैट द प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द फोर डायगोनल्स। तो गाइस एक एंगल निकालने के लिए दो का पेयर चाहिए मुझे, है ना? एक एंगल निकालने के लिए दो का पेयर। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं निकालने जाऊं, मैंने बोल दिया कि लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन OP एंड AR, OP एंड AR, ठीक है, OP एंड AR। तो कितना हो गया? cos θ1 इज इक्वल टू OP और AR का क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बोल सकते हैं अल्टीमेटली क्या ठहरा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? ये होगा ओपी और एआर के बीच का एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट θ2 बी द एंगल बिटवीन, मान लो ओपी और बीएस, ठीक है, ओपी और बीएस, ठीक है, ओपी और बीएस के बीच का एंगल निकाल रहा हूं मैं। तो ओपी और बीएस के बीच का एंगल निकालूंगा तो क्या होगा? cos θ2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सिमिलरली ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। गाइज आप लोग नोटिस कर रहे होगे जैसे जैसे हम लोग एंगल्स को निकालते जा रहे हैं माइनस साइन पीछे शिफ्ट होता जा रहा है, देख रहे हो? अभी जब आप लोग थर्ड वाला निकालोगे, थर्ड वाला मतलब ओपी के साथ हम लोगों ने किसका निकाला? ओपी के साथ हम लोगों ने एआर का निकाला, बीएस का निकाला, ठीक है। अब आप इसको सीक्यू के साथ भी निकाल सकते हो, है ना? तो अगर मान लो ये आया हमारा एंगल इंच का। ओके, ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस हो जाएगा, अब डायग्राम का जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग एंगल निकालें, दो हो गया, तीन हो गया ना? ओके, अब हम लोग अगर एंगल निकाले, लेट θ3 बी द एंगल बिटवीन CQ एंड BS, ठीक है, CQ एंड BS का निकालते हैं। तो cos θ3 कितना हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा पेयर बनेगा ना, इसका 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 बनेगा, फिर उसके बाद इसका इसका बनेगा, फिर उसके बाद इसका बनेगा, ये तो बहुत सारा पेयर लिख लेगा ना। तो यहाँ पे सारा निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो सिमिलरली द एंगल्स
Similarly, the angles between the other pairs of diagonals can be obtained. ठीक है, ठीक है। तो आप देख लो, आप अगर देखोगे ये जो प्रूव करने को हम लोगों को दिया है बिल्कुल उसी पैटर्न में, देखो हमारा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑल ओवर, हमारा सब में देखो वही आ रहा है, देख लो सब में हमारा वही आया है। और न्यूमरेटर में सब में साइन चेंज, कभी प्लस में अगर a स्क्वायर प्लस है दूसरे में माइनस में आ रहा है, फिर प्लस में आ रहा है, फिर माइनस, ये इस तरह से चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, अच्छा, देयरफॉर द एंगल्स बिटवीन, अगर आप सबसे निकालोगे तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, देयरफॉर कंसीडरिंग ऑल द रिजल्ट्स टुगेदर वी ऑब्टेन द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोपाइड गिवन बाय, जो प्रूफ में है उसको लिखो, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये बोल सकते हैं कंसीडरिंग ऑल द एंगल्स टुगेदर, उसके बाद आप क्या बोले? considering all the results together we obtain that the angles between the diagonals of the parallelopipe are given by, ये जो प्रूफ में लिखा है वो, ठीक है।